लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब बारी सरकार गठन की है और इसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। एनडीए गठबंधन सरकार बनाने को तैयार है। टीडीपी और बीजेपी के बीच तो मंत्री पद को लेकर सहमति भी बन गई है। और इसी बीच जेडीयू की ओर से कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिनसे सियासी तपिश बढ़ गई है। जेडीयू ने बीजेपी से ऐसी मांग कर दी है कि राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। और इसी बीच आज सरकार गठन को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आपको बता दें कि 9 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके अलावा आज चुनावी नतीजों की बीजेपी समीक्षा करने वाली है। नीतीश और चिराग पासवान भी अपने सांसदों के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं जो कुछ हुआ है और होने वाला है उसके संदर्भ में तमाम चीजें इस वक्त तमाम तस्वीरों के जरिए हमने आपके सामने रखी हैं। तो आपको सभी खबरों पर पूरा अपडेट देंगे। इन सभी खबरों पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए, निधिश्री, अभिषेक उपाध्याय और वैभव परब, ये तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज की हलचल पर आपको हर जानकारी मुहैया कराएंगे। और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी अपडेट। आज एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक होने वाली है, बड़ी अपडेट। और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। शाम को 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे एनडीए के नेता और वहां पर राष्ट्रपति के सामने दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का। आज ही ये होगा, आज ही एनडीए संसदीय दल की बैठक है, उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और शाम को 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे एनडीए के नेता। सरकार बनाने को लेकर एनडीए में लगातार हलचल है। आज सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक है जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस मीटिंग के बाद एनडीए नेताओं के साथ पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मोदी 3.0 का आकार कैसे होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। दिल्ली से महाराष्ट्र और यूपी तक माथापच्ची चल रही है। आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग है जो सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। मीटिंग में जेडीयू, लोजपा, टीडीपी, जेडीएस और शिवसेना समेत कई अन्य दल शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। बैठक के बाद एनडीए के नेताओं के साथ पीएम मोदी शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सरकार के गठन पर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। 6 जून को पहले जेपी नड्डा के घर मीटिंग हुई और अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंचे, जहां पीएम मोदी के साथ मंथन किया। वहां बीजेपी में कई राज्यों में हार को लेकर भी एक्शन तेज हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पर चर्चा होगी। चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी। तो संसदीय दल की मीटिंग आज होने वाली है, दावा पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के सामने। तमाम सहयोगी हमारे बने हुए हैं अलग अलग जगहों से, वो आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले नीरज पांडे के पास जाएंगे। नीरज, क्योंकि संसदीय दल की मीटिंग होने वाली है, क्या प्लानिंग, क्या तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन सभी दलों के सांसदों को बुलाया गया है। 11 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के दौरान एक कॉमन एजेंडे के तहत सभी सांसद अपने संसदीय दल के नेता को चुनेंगे और माना जा रहा है नरेंद्र मोदी सर्वमान्य तरीके से नेता चुने जाएंगे, क्योंकि टीडीपी ने और दूसरे दलों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बिना शर्त वो नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी ही उनके एनडीए के नेता हैं। तो आज ये एक औपचारिकता है, सभी सांसद वहाँ मौजूद रहेंगे और उन सब की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया जाएगा। इस दौरान बड़ी बात यह है कि जो सभी घटक दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी रूल्ड और एनडीए रूल्ड जो स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग को ग्रैंड बनाने के लिए इसलिए सभी घटक दलों के नेताओं को बुलाया गया है। मीटिंग के बाद जब नेता चुन लिया जाएगा तो माना जा रहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल
जो एनडीए के सभी दलों के एक एक चेहरे होंगे, वो सभी लोग जाएंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर वो अपना सरकार बनाने का राष्ट्रपति को दावा आपने आज की स्थितियां स्पष्ट कर दी है कि आज क्या होने वाला है। आज जेडीयू संसदीय दल की भी बैठक है। सांसदों के साथ रणनीति बनाएंगे नीतीश कुमार और केंद्र की भूमिका पर भी मंथन करेगी जनता दल यूनाइटेड। आगे की रणनीति तय करेंगे नीतीश कुमार। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, देखिए चिराग पासवान ने भी आज बैठक बुलाई है। दिल्ली में एलजेपी-आर संसदीय दल की मीटिंग होने वाली है। आगामी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, ये चिराग पासवान तय करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार बैठक करेंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बैठक बुलाई है। ठीक है, हमारी सहयोगी निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो इन दोनों बैठकों के बारे में हमें अपडेट करने वाली हैं। ये बिहार में जिनका सबसे बड़ा बेस है, उन दो राजनीतिक दलों की बैठक है और दोनों एनडीए का हिस्सा है। निधि, आपके पास क्या जानकारी है इन बैठकों के संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जेडीयू की बैठक है और सभी सांसद जो 12 सांसद हैं वो आ चुके हैं दिल्ली। उनको एक दिन पहले ही फ़ोन करके बुला लिया गया था और देर रात तक सब पहुंच चुके हैं और बिना शर्त जेडीयू समर्थन दे रही है बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसको लेकर के तमाम तरीके के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि कितने साझेदारी को लेकर के बहस होती है या बातचीत होती है क्या उस बैठक में। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, बिना किसी शर्त के जेडीयू समर्थन देने वाली है और चूँकि पहले से ये खबरें चल रही थी कि विशेष राज्य को लेकर के क्या मांग कर सकती है यूसीसी को लेकर, लेकिन बिना किसी शर्त के। और जाहिर सी बात है शाम में जब सब राष्ट्रपति भवन जाएंगे तो सब कुछ तय है और इस पर डिपेंड करता है कि किसके कोटे में कितने मंत्री की लिस्ट आती है और उसके बाद तय होगा कि कौन से मंत्रालय, ये सब बात की चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश में बुरे प्रदर्शन पर बीजेपी में बड़ा मंथन चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की बड़ी बैठक संभव है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक से पहले यह चर्चा संभव है उत्तर प्रदेश के मंथन वाली। योगी और दोनों उनके डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं इस वक्त। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी 2 दिनों से दिल्ली में हैं और खबर है कि उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की है। बहरहाल अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, वो इस खबर पे हमें और जानकारियां देंगे। अभिषेक, का ये जो मंथन होने वाला है आज, इसके बारे में, इसके बाबत आपके पास सूचना क्या है? देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी इस्तीफे की पेशकश जैसी बात नहीं है। ये बात, इस तरह की बात आई थी लेकिन उसका खंडन हो चुका है कि कहीं कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं किया है। लेकिन इस पर मंथन ज़रूर होना है, मंथन बहुत ही महत्वपूर्ण होना है और वो इसलिए महत्वपूर्ण होना है चूँकि तमाम तरह की यूपी से शिकायतें भी आ रही हैं, भीतर घात की बात भी सामने आ रही है, संगठन और सरकार में समन्वय न होने की बात सामने आ रही है और ये भी बात सामने आ रही है कि कई जगह पर जो लोकल इनपुट थे, जो कास्ट के इक्वेशन थे, उनकी जानकारी सही प्लेटफॉर्म पर नहीं दी गई। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और जो बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क नहीं ला पाई है, उसकी एक बड़ी वजह यूपी के प्रदर्शन को माना जा रहा है। ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों को देखते हुए ये जो यहाँ पर इन सभी नेताओं का आना, उनका मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारी जानकारी ये है कि एनडीए की जो मीटिंग है वो मीटिंग पहली प्रायोरिटी, लेकिन साथ साथ में यूपी पर भी समीक्षा का काम शुरू हो गया है कि जो वजह रही है उन वजहों को आइडेंटिफाई किया जाए और समय रहते उन पर एक्शन लिया जा सके। शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों की भी आज बैठक है। मीटिंग में गुट का नेता चुना जाएगा और श्रीकांत शिंदे शिवसेना के गुट नेता होंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत, जो कि गुट नेता चुने जाएंगे। मीटिंग में गुट नेता चुना जाएगा, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रीकांत शिंदे का नाम सामने भी आ चुका है। श्रीकांत शिंदे ही गुट नेता होंगे, जो कि सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत। वैभव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, क्योंकि आज गुट नेता चुना जाएगा, नाम भी श्रीकांत शिंदे का सामने है, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होने के बाद इस बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक के लिए सभी सांसद, शिवसेना के सांसद भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। देखिए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कहीं निगम चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से भाजपा में एनडीए का परफॉर्मेंस रहा है, वो सुधारने के लिए क्या स्ट्रैटेजी की जाएगी, इसके ऊपर विचार मंथन किया जाएगा। देखिए, और एक बात
यहाँ पे अहम होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में शिवसेना एकनाथ शिंदे को 7 सीटें मिली है, 15 में से 7 सीटें, यानी 50% उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो उनकी ये भी मांग रहेगी आने वाले दिनों में कैबिनेट में उनको 1 कैबिनेट मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री पद मिले जाए। इस प्रकार की लॉबिंग है वो करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पिछली बार भी 13 सांसद थे, तभी भी ये मांग थी, अब 7 सांसद है तो भी यही मांग रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना 7 सीटों को जीतकर पहला घटक दल रहा है, ताकि भाजपा 9 सीटों पर यानी डबल डिजिट भी नहीं कर पाया है। तो उस समय में अपनी मांग अहम रखने के लिए एकनाथ शिंदे आज बैठक में किस प्रकार की डिमांड करते हैं, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी करते हैं, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ में श्रीकांत शिंदे का नाम भी गुट नेता के लिए अंतिम हो जाएगा। सहयोगियों की मांग पर बोला है बीजेपी नेतृत्व। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि घटक दलों की मांग का पूरा सम्मान किया जाएगा, सबके साथ मिलकर नई सरकार का स्वरूप तैयार होगा। ये बीजेपी लीडरशिप का कहना है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी हमें प्राप्त है। यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर आपको दे दें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुरे प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूपी की सियासत से ये बड़ी खबर। भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली है और इसके साथ ही जो बुरा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मीटिंग भी होने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश पर फोकस भी रहेगा, लेकिन इस बीच ये अहम खबर, बड़ी जानकारी कि भूपेंद्र चौधरी ने जो हार हुई, बड़ी हार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बुरा प्रदर्शन जो रहा है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है और इसको लेते हुए, इस जिम्मेदारी को लेते हुए इस्तीफे की उन्होंने पेशकश भी की है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में भीतरघात की भी शिकायत हो रही है। भीतरघात की शिकायत बीजेपी के भीतर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बीजेपी का जो बुरा प्रदर्शन रहा है उसके पीछे भीतरघात की बात भी सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट और इसके बड़े मतलब, बीजेपी के भीतर भीतरघात की बात। ये भीतरघात की बात और ज्यादा विस्तार से बताएंगे अभिषेक उपाध्याय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वैसे तो आपने स्पष्ट किया कि ये इस्तीफे की पेशकश वाली बात सही नहीं है, अभी आपने उसका खंडन भी किया, लेकिन ये भीतरघात वाली बात कहां से आ रही है, इसको स्पष्ट करें। बिल्कुल, देखिए, ये बात मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के इस्तीफे वाली कोई बात नहीं है। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इस तरह की अफवाह उड़ी थी और उस अफवाह का बाकायदा आधिकारिक तौर पर खंडन हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, भीतरघात की जो बात है वो कई अलग अलग जगहों से सामने आ रही है और वो इसलिए सामने आ रही है कि जो हारे हुए सांसद, उनमें से कुछ सांसदों से मेरी खुद भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि खुद भीतर के तत्वों ने ही उनके खिलाफ काम किया है, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है और उनको हराया गया है। ये बात की जानकारी नेतृत्व को भी दी है, कई सांसदों ने दी है और उस मुद्दे पर वो उसको बहुत गंभीरता से लिया भी गया और समीक्षा में वो एक अहम बिंदु भी है कि आखिरकार ये मामला किस तरह से उभरा और संगठन और सरकार के बीच में जो सामंजस्य की कमी का मसला है वो भी अहम मसला है, उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा जो चुनाव संचालन समिति बनाई गई थी, उस संचालन समिति को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उन्होंने उसमें क्या किया और किस तरह से उन जिम्मेदारियों को निभाया, ये भी एक स्कैनर का विषय है। इस पर भी समीक्षा की जा रही है। बड़ी खबर यह है, जेडीयू ने कहा है अग्निपथ स्कीम की समीक्षा हो। वोटर्स के एक हिस्से में इसको लेकर नाराजगी रही, ये जेडीयू ने कहा है और उनके नेता केसी त्यागी का कहना है कि खामियां दूर की जाएं। बीजेपी बोली है इस पर कि सरकार गठन के बाद इस विषय पर फैसला लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अग्निपथ की खामियां दूर हो, केसी त्यागी का ये कहना है। बीजेपी बोली सरकार गठन के बाद इस पर फैसला होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। एक बार कैबिनेट का जब हिस्सा हो जाएंगे सब चर्चा कर लेंगे। जो सरकार में भागीदारी के बाद जो कैबिनेट में तय होगा वो सब देश पे लागू होगा। वो जनगणना का विषय या कोई और विषय हो, एक बार कल सरकार बनेगी उसके बाद बात का फैसला कर लेंगे। तो देखिए, अग्निवीर को एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, बीजेपी की जो हार हुई है। और
ये भी कहा जा रहा है कि देश में बड़े मुद्दे क्या है, उस पर एनडीए का स्टैंड क्या है, ये अब देख लीजिए। देश के अहम मुद्दे क्या हैं? यूसीसी जिसका समर्थन, अग्निवीर का समर्थन बीजेपी ने किया, मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया गया, जातीय जनगणना न्यूट्रल इस पर स्टैंड था, और विशेष राज्य का दर्जा जिसका विरोध बीजेपी ने किया। अब देख लीजिए सहयोगी दल क्या कह रहे हैं। जेडीयू कह रही है यूसीसी की समीक्षा की जाए, सभी स्टेक होल्डर से बात कहने की बात को लेकर। फिर वो कह रहे हैं अग्निवीर योजना की भी समीक्षा की जाए भर्ती की। वो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण का, तो इस मामले में वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जातीय जनगणना का वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं और इस पर बीजेपी न्यूट्रल है। डिमांड है उनकी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बिहार को। और देख लीजिए दूसरा सहयोगी दल टीडीपी, उसका क्या स्टैंड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टीडीपी विरोध कर रही है। और आपको बता दें अग्निवीर योजना पर न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर समर्थन में है टीडीपी, समर्थन में है जातीय जनगणना के भी, और डिमांड है आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की। निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी, और वो अभी हमें बता रही थी कि जेडीयू और एलजेपीआर की बैठकों में क्या होना है। ये सामंजस्य कैसे बनेगा इन चीजों के बीच में जहां पर कुछ मतभेद भी दिखते हैं बीजेपी और सहयोगी दलों में, निधिश्री? बिल्कुल, देखिए ये सरकार सहयोगियों के साथ वाली सरकार है और जाहिर सी बात है कि जेडीयू को पता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यकाल के दौरान वो रेलिवेंट रहने वाली है। और आज की बैठक में क्या एजेंडा तय होना है ये हमने पहले ही बताया कि बिना शर्त समर्थन देने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यूसीसी जैसे जो मुद्दे हैं इसको लेकर के विचार करने की बात जो कल से उठ रही है, इससे इनकार नहीं कर रही है जेडीयू के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पर बातचीत होनी चाहिए। और जेडीयू ही नहीं, आप देखिए जीतन राम मांझी जो अकेले सांसद बनकर आए हैं वो भी कह रहे हैं कि इस पर विचार होनी चाहिए। कैमरे पर पब्लिकली विचार करने से पहले संभव है कि हम एक साथ मिलकर जो एनडीए के नेता है वो सभी बैठकर विचार करेंगे। और एलजेपी भी इससे इनकार नहीं कर रही है अग्निवीर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर संभव है कि बार्गेनिंग पावर की जो बातचीत हो रही है उसमें क्या इसको स्पेस मिल पाता है कि हम इन मुद्दों पर अगर मंथन किया जाएगा तभी हम समर्थन देंगे, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो बैठक होनी है, चाहे एलजेपी की बैठक हो या जेडीयू की बैठक हो, ये औपचारिक बैठक है कि हम समर्थन दे रहे हैं सरकार को, और उसके बाद अग्निवीर हो, यूसीसी हो, इन मुद्दे पर बाद में इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और सभी एनडीए के जो घटक दल है वो सब मिलकर के इस पर बातचीत करके कोई फैसला लेंगे। बिल्कुल निधि, और सरकार गठन के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एबीपी न्यूज से बोले राजीव प्रताप रूडी, मेरे बिहार की हालत खराब है और बिहार में बदलाव की जरूरत है, ये बयान उनका बता रहे हैं। जब एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बिहार की हालत खराब है, नीतीश की अच्छी कोशिश रही, मुझे चुनाव हराने की कोशिश हुई। 5 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, 2 बार केंद्रीय मंत्री और 1 बार विधानसभा। आप समझ सकते हैं कितने सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी। रूडी जी मुझे रिटायरिंग लीडर की तरह परिचय दे रहे हैं, सीनियर लीडर। छपरा, सारण लोकसभा क्षेत्र माना जाता है कि वो यादवों का गढ़ है, और एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर लालू यादव और लालू यादव और लालू यादव है। इस बार कैसे ये करिश्मा हुआ? इस बार नहीं, कई बार हो चुका है। कोई ये समझता ही नहीं है कि राजीव प्रताप रूडी कहाँ से चुनाव लड़ता है, कि छपरा है, बिहार में लालू प्रसाद जी कौन है। लालू प्रसाद जी के बारे में पूरा भारत जानता है, लेकिन उसको छपरा में उनसे लालू जी से 2 बार चुनाव लड़ गए, उनकी श्रीमती जी से चुनाव लड़ गए, उनके समधी से चुनाव लड़ गए, उनकी बेटी से चुनाव लड़ गए। अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, घर में कौन बचा है पता नहीं है। इस बार भी संघर्ष रहा, लेकिन मुझे लगता है हर बूथ पर सब लोग मेरे साथ खड़े रहे और चुनाव के परिणाम ठीक ही आए। कुछ गड़बड़ियाँ हुई हमारे यहाँ, जो मैं अब आरोप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन चुनाव आयोग ने एसपी को हटा दिया, शायद कोई कारण होगा, और शायद मैं सभी अफसरों को मान के चलता हूँ निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन ऐसा बिहार में होता नहीं। आपको हराने की साजिश तो नहीं हो रही थी? साजिश तो नहीं कहेंगे, लोग मेरे साथ थे, लेकिन कुछ स्थानों पर जिस तरह से मतों को बढ़ाया गया, मतलब 1100 में 900, 800 एक ही जात का वोट निकले, एक ही पार्टी का वोट निकले, तो फिर, और वैसे अगर सैकड़ों बूथ पर निकल जाए तो आपको क्या वो लोकतंत्र है यार। और हमने इन सब चीज़ों से हमेशा परहेज करते थे, इस बार भी परहेज किए, और मैं तो जांच करवाऊंगा, मैं जांच कराऊंगा, मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि कागज के मामले में राजीव प्रताप रूडी कभी चुप नहीं हुए। बिहार को तो बचाना पड़ेगा साहब, ऐसे ताकतों से अगर बिहार को नहीं बचाया गया
तो बिहार तो खत्म हो गया है। सवाल है रूडी जी, जो दर्शक जरूर जानना चाहते हैं, और वो ये है कि इस बार रूडी जी मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब एक पहले मंत्री पहली बार बनता है। मैं मंत्री रह चुका हूँ और ये सवाल बहुत अनुचित सवाल है, और मंत्री ही बनना राजनीति में सब कुछ नहीं है। मेरा शौक बिहार है, मेरे बिहार के हालात बहुत ख़राब है। आपने तो पूरे बिहार में दौरा किया एक प्रोग्राम के तहत। मेरा मिशन अभी बिहार है साहब। अगर मुझे कुछ पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और नीतीश जी अच्छा कोशिश कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग अच्छा कोशिश कर रहे हैं सम्राट, लेकिन एक चेंज बिहार में ज़रूरी है, और अगर मैं उस चेंज का पार्ट बन सकूँ बिहार में, तो मेरा ये मिशन यही है। मैंने राजनीति 30, 35, 36, 37 साल हो गया MLA MP बने हुए, तो मेरा मिशन बिहार है। अगर वहाँ मैं कुछ कर पाऊँ तो शायद मेरे लिए ज़िंदगी। रूडी जी को सुना आपने, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आगे बढ़ने की, लेकिन टीस भी है और साथ ही ललक भी है कुछ कर गुजरने की। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली। बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अजित पवार की बैठक से 5 MLA गैर हाजिर रहे। बैठक कल हुई, 5 MLA उनके गैर हाजिर थे। बैठक में मौजूद विधायकों का समर्थन का दावा भी है। अजित पवार के विधायक बोले कि साथ नहीं छोड़ेंगे। शरद पवार के संपर्क में नहीं होने का भी दावा किया उनके इन विधायकों ने, लेकिन 5 विधायक गैर हाजिर थे। वैभव परब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस खबर पे और ज्यादा अपडेट देंगे। वैभव, क्या चल रहा है, स्पष्ट करें हमारे दर्शकों को। जी देखिए, ये तो अजित पवार और सुनील तटकरे जो पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कारणों की वजह से ये 5 विधायक है वो यहाँ पे बैठक के लिए मौजूद नहीं हो पाए। वो हमारे साथ ही है और हमारे साथ रहने का दावा उनके पार्टी प्रेसिडेंट सुनील तटकरे ने किया है। लेकिन ये बात अभी तय है कि देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद अजित पवार की पार्टी का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, उस तरह को देखते हुए आने वाले दिनों में कहीं जो विधायक है वो शरद पवार के गुट में जाने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। क्योंकि अजित पवार के साथ आए हुए कई लोग, जैसे नीलेश लंके जैसे लोग हैं जो शरद पवार के साथ गए, वहां पे सांसद भी चुनकर आए हैं। तो अभी विधानसभा आने वाली बाकी है, और विधानसभा के लिए हर एक विधायक को लिए अपना विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और इसे देखते हुए ये अब नकार नहीं सकते हैं कि आने वाले दिनों में 5 से भी ज्यादा लोग विधायक है वो शरद पवार के संपर्क में रह सकते हैं। क्योंकि हर एक विधानसभा क्षेत्र को देखा जाए तो जिस प्रकार का एनडीए का परफॉर्मेंस रहा है, भाजपा को 9 सीटें मिली है, एकनाथ शिंदे को 15 में से 7 सीटें मिली है, तो अजित पवार गुट में से 5 लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ 1 लोकसभा क्षेत्र पर उनका विजय हुआ है। सुनील तटकरे जो पार्टी प्रेसिडेंट है, बाकी अजित पवार की बीवी भी यहाँ पे बारामती से आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर दे दें, आज बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़ी मीटिंग होने जा रही है। चुनावी नतीजों की समीक्षा बीजेपी करेगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि मीटिंग का सिलसिला आज पूरे दिन चलता रहेगा। और देखिए, बीजेपी हेडक्वार्टर में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़ी मीटिंग होगी जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। चुनावी नतीजों की समीक्षा बीजेपी करेगी। जिन जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा उसको भी लेकर, और जहां पर बीजेपी कुछ सीटें लूज कर पाई है वहां पर भी क्या स्थितियां रही उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और वोट मीटर क्या कहता है, अब ये जान लेते हैं। देखिए, वोट मीटर ये कहता है कि बीजेपी 2014 में 31%, जबकि कांग्रेस 19% रही। ये वोट मीटर बता रहा है बीजेपी को 31%, कांग्रेस को 19% वोट मिले। और 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिले थे, कांग्रेस को 19% मिले थे। और आपको बताएं कि 2024 में 37% वोट मिले बीजेपी को और 21% वोट मिले कांग्रेस को। देखिए, ये आंकड़ा 2014 का है, उसके बाद 2019 और फिर 2024। हमने आपको वोट मीटर बताया कितने फीसद वोट मिले बीजेपी को और कितने फीसद वोट मिले कांग्रेस पार्टी को 2014 में, 19 में और फिर इस पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में। साफ इजाफा हुआ है कांग्रेस के वोट फीसद में, 19% से बढ़कर 21% हो गया है। यह है वोट मीटर।